नमस्कार दोस्तों, पर्यवेक्षण आईएएस के हमारे यूट्यूब चैनल में आप सभी का मैं साहिल मिश्रा फिर से स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज का हमारा जो करंट अफेयर्स है थोड़ा सा लेट हो गया, उसके लिए माफ़ी चाहूँगा मैं। कुछ दिक्कतें आ गई थी ऐसे, बट फिर भी मैं पूरी कोशिश करके मैंने सोचा कि नहीं, ये एब्सेंट नहीं होना चाहिए। तो मैंने सोचा कि चलो मैं कैसे भी करके, लेकिन आज आप लोगों के लिए करंट अफेयर 16 नवंबर का जो करंट अफेयर्स है मैं लेके आऊँ। वीडियो शुरू करूँ उसके पहले बताना चाहूँगा कि दोस्तों, अगर आपको पीडीएफ हमारा मंथली करंट अफेयर्स का डायरेक्ट ईमेल पे चाहिए तो आप जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और कमेंट बॉक्स में लिंक दिया होगा उस पर क्लिक करके फॉर्म फिल कर देंगे, तो आपको मंथ वाइज जो है करंट अफेयर्स डायरेक्टली ईमेल पे भेज दिया जाएगा। और अभी अब तक हमने मोर देन 500 लोगों को करंट अफेयर्स का जो पीडीएफ है डायरेक्टली उनके ईमेल पे भेज दिया है। और जैसा कि तो हमारा कंटेंट होता है दोस्तों, आप देख सकते हैं हमारा जो लेवल ऑफ कंटेंट है वो कितना डिफरेंट होता है बाकी लोगों से। तो आप हमारे ऊपर रिलाई कर सकते हैं, हमें ट्रस्ट कर सकते हैं हमारे करंट अफेयर्स पे। आप बीपीएससी 66 के लिए हो या फिर आप अलग स्टेट एग्ज़ाम देना चाहते हैं, सब आप कवर कर सकते हैं इसके लिए। और मैं बहुत जल्द आपको बताना चाहूँगा कि एक मैं बीपीएससी 66 का मैं करंट प्रैक्टिस सेट दोबारा लाने वाला हूँ। तो अगर आप उस पर चाहते हैं कि आप देखें वीडियो को, चाहते हैं कि मैं लाऊँ, तो आप कमेंट बॉक्स में लिख के बता सकते हैं। तो दोस्तों, आज का जो हमारा वीडियो है मैं शुरू करूँगा उसके लिए। और जो हमारा पहला जो न्यूज़ देख सकते हैं आप, वो है सामाजिक सुरक्षा से संहिता 2020 से है। ये कह रहा है कि केंद्रीय श्रम एवं रोजगार मंत्रालय ने सामाजिक सुरक्षा संहिता 2020 पर मसौदा अधिनियम को 13 नवंबर 2020 को अधिसूचित किया। कह रहा है कि सामाजिक सुरक्षा संहिता 2020 के अंतर्गत संशोधित प्रावधान भवन निर्माण में लगे मजदूर, असंगठित क्षेत्र के कामगारों, टमटम कर्मी और प्लेटफॉर्म कामगारों के लिए विभिन्न प्रकार के सामाजिक सुरक्षा प्रावधानों में बदलाव होगा, जिससे बदलाव किया जाएगा इसमें। और इसमें जो कह रहा है कि जिस कर्मचारी में जो कह रहा है, इसके अंदर आप देख सकते हैं कि जो कर्मचारी हैं वो भविष्य निधि, कर्मचारी राज्य बीमा निगम, ग्रेचुइटी तथा मातृ लाभ से जुड़े बदलाव शामिल हैं। नेक्स्ट जो कह रहा है कि इस अधिनियम के तहत सामाजिक सुरक्षा के प्रस्तावित लाभ प्राप्त करने के लिए असंगठित क्षेत्र या टमटम कर्मी या प्लेटफॉर्म कामगारों को चिन्हित योजना के विवरण साथ पोर्टल पर पंजीकरण कराना होगा। नेक्स्ट कह रहा है कि यह अधिनियम अन्य निर्माण कारीगरों को केंद्र सरकार और राज्य सरकार या राज्य कल्याण बोर्ड की चिन्हित वेबसाइट पर आधारित पंजीकरण की सुविधा उपलब्ध कराएगा। इन बदलावों के चलते भवन निर्माण में लगे मजदूर यदि एक राज्य से दूसरे राज्य में जाते हैं तो उन्हें सामाजिक सुरक्षा के सभी लाभ जिस राज्य में वह काम कर रहे हैं वहां पर प्राप्त होगा। और ऐसे कामगारों को सामाजिक सुरक्षा के लाभ उपलब्ध करवाने की जिम्मेदारी उस राज्य के भवन निर्माण कर्मी कल्याण बोर्ड की होगी। तो बेसिकली ये जो भी लोग मज़दूर हैं, पलायन करते हैं और अब बाहर जाते हैं, भवन निर्माण में काम करते हैं, उनके साथ कई दुर्घटनाएं हो जाती हैं। उसके अंदर बहुत सारी चीज़ें होती हैं, जैसे उनका बीमा नहीं होता, चाहे जिसके लिए वो काम करते हैं वो लोग भी सही मुआवजा नहीं प्रोवाइड करते। तो उससे संबंधित ये जो काम किया गया है वो सराहनीय है। कह रहे इन नियमों से ऐसे मज़दूरों के लिए भी ग्रेजुएटी के प्रावधान किए गए हैं जिन्हें निर्धारित अवधि के लिए रोजगार उपलब्ध कराया जा रहा है। तो एक सब देख सकते हैं, रोजगार से भी संबंधित कह सकते हैं हम। कह रहे अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन के अनुसार वह सुरक्षा जो समाज उचित संगठनों का माध्यम से अपने सदस्यों के साथ घटित होने वाली कुछ घटनाओं और जोखिमों से बचाव के लिए प्रस्तुत करता है, सामाजिक सुरक्षा है। ये जोखिम रोग, मातृत्व, अयोग्यता, वृद्धावस्था तथा मृत्यु है। इन संदिग्धताओं की यह विशेषता होती है कि व्यक्ति को अपना तथा अपने परिवार का भरण पोषण करने के लिए नियोक्ताओं द्वारा सुरक्षा प्रदान की जाए। कह रहा है कि सामाजिक सुरक्षा शब्द का उद्गम औपचारिक रूप से सन 1935 से माना जाता है, जबकि प्रथम बार अमेरिका में सामाजिक सुरक्षा अधिनियम पारित किया गया। दोस्तों, ये जो आपने पढ़ा इसमें देखा ना, ये आईएलओ अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन है। इससे संबंधित बीपीएससी 66 में एक आपका सवाल आने के चांसेस हैं इस बार। तो इसके बारे में आप और अधिक जानकारी देख सकते हैं कि इसका मुख्यालय कहाँ है, कब हुआ था, क्या क्या चीज़ें इसके हुई। बहुत सारे प्रावधान हैं जो इंडियन गवर्नमेंट के साथ बनाया गया था मज़दूरों के लिए, बाल मजदूरी के लिए, प्लस मैटरनिटी के लिए। तो आप इसको देख सकते हैं। नेक्स्ट जो है हमारा आज का टॉपिक वो है SERC ने विद्युत लाइनों के लिए ERS प्रणाली विकसित किया। कह रहा वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद CSIR की
चेन्नई स्थित घटक प्रयोगशाला स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग रिसर्च सेंटर SERC ने ट्रांसमिशन लाइन टावरों की विफलता की स्थिति में बिजली संरचना की त्वरित पुनर्प्राप्ति के लिए एक स्वदेशी तकनीक इमरजेंसी रिट्रीवल सिस्टम ERS का विकसित किया है। तो आपसे सवाल पूछ सकता है कि ये जो है किसके द्वारा किया गया है, तो आप देख सकते हैं रिसर्च सेंटर जो है SERC वो होगा। CSIR और SERC ने मैसर्स अद्वैत इंफ्राटेक अहमदाबाद के साथ ERS प्रौद्योगिकी के लाइसेंस के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किया है। नेक्स्ट देखते हैं, वर्तमान में ERS सिस्टम आयात किए जाते हैं दुनिया भर में, इसके बहुत कम निर्माता हैं और लगातार अपेक्षाकृत अधिक लागत जो है इसका अपेक्षाकृत अधिक है। यह तकनीकी विकास पहली बार भारत में विनिर्माण को सक्षम करेगा, जो आयात का विकल्प उपलब्ध कराएगा और इसमें आयातित प्रणालियों का लगभग 40% खर्च होगा। कह रहा है कि इस ERAs के भारत के साथ साथ सार्क और अफ्रीकी देशों के बाज़ार में भी बड़ी मांग है, इसलिए इस तकनीक का विकास आत्मनिर्भर भारत और मेक इन इंडिया की दिशा में एक बड़ी सफलता है। कुछ और जानकारी देखते हैं ERS के बारे में। ERS एक हल्का मॉड्यूलर सिस्टम है जिसका इस्तेमाल चक्रवात, भूकंप जैसी प्राकृतिक आपदाओं या मानव निर्मित व्यवधानों के दौरान ट्रांसमिशन लाइन टावरों के गिरने के तुरंत बाद बिजली को बहाल करने के लिए अस्थायी समर्थन संरचना के रूप में किया जाता है। कह रहे 2-3 दिनों में बिजली की बहाली के लिए आपदा स्थल पर ERS को जल्दी से असेंबल किया जा सकता है, जबकि अस्थायी बहाली में कई सप्ताह लग जाते हैं। यह विकास बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि ट्रांसमिशन लाइनों की विफलता आम लोगों के जीवन को भी गंभीर रूप से प्रभावित करती है और बिजली कंपनियों के लिए भारी मौद्रिक नुकसान का कारण भी बनती है। दोस्तों, आपने देखा होगा खंभे गिर गए हैं बारिश में, तूफान में, तो लाइट आपको एक एक वीक तक नहीं आती होगी आपके शहर में, अगर कभी हुआ होगा तो। कह रहा यह प्रणाली कॉम्पैक्ट और फिर भी निर्माण पर पूर्ण कार्यक्षमता प्रदान करती है। यह 33 से 800 kV वर्ग के बिजली लाइनों के लिए स्केलेबल सिस्टम के रूप में डिज़ाइन किया गया है और आपदा को झेलने के लिहाज से मजबूत समाज के निर्माण में मदद कर सकता है। नेक्स्ट देखते हैं, 8वें ब्रिक्स विज्ञान प्रौद्योगिकी और नवाचार STI मंत्री स्तरीय बैठक संपन्न हुआ है। खैर ब्रिक्स समूह यानी कि ब्राज़ील, रूस, भारत, चीन और दक्षिण अफ्रीका के विज्ञान प्रौद्योगिकी और नव संचार मंत्रियों ने 13 नवंबर 2020 को एक वर्चुअल माध्यम से सदस्य देशों के बीच विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के सहयोग पर विस्तृत विचार की। कुछ और जानते हैं, कह रहे हैं कि रूस के विज्ञान और उच्च संस्था मंत्रालय ने इस बैठक का जो है आयोजन किया और रूसी संघ ने 12वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता की बैठक की। तो कह सकते हैं कि जो 12वां जो है आपका जो ब्रिक्स सम्मेलन का जो डिजिटल बैठक है, ये पहली बार में अपने आप में दोस्तों ये अहम खास है। किस देश ने किया इसकी जो आप कह सकते हैं अध्यक्षता, तो वो कह सकते हैं रूस ने किया। कह रहे बैठक के दौरान ब्रिक्स STI घोषणा पत्र 2020 को सर्वसम्मति से स्वीकार किया। कह रहे इस बैठक में भारत की ओर से केंद्रीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी डॉक्टर हर्षवर्धन ने भाग लिया। इसमें उन्होंने बताया कि हमने हाल ही में विज्ञान और इंजीनियरिंग के प्रमुख क्षेत्रों में अनुसंधान तथा विकास गतिविधियों को शुरू करने के लिए प्रख्यात महिला शोधकर्ताओं में के रूप में उभरने और उनका समर्थन करने के लिए भारत की एक योजना SERB सर्व पावर खोजपूर्ण अनुसंधान में महिलाओं के लिए अवसरों को बढ़ावा देने की शुरुआत की है। कुछ ब्रिक्स के बारे में जानते हैं दोस्तों। ब्रिक्स यह विश्व की अग्रणी उभरती अर्थव्यवस्थाओं यानी कि ब्राज़ील, रूस, भारत, चीन और दक्षिण अफ्रीका के समूह के लिए उपयोग होने वाला एक संक्षिप्त रूप है, जिसमें B से ब्राज़ील, R से रशिया, I से इंडिया, C से चाइना और ऐसे आप देख सकते हैं साउथ अफ्रीका संबंधित है। कह रहे विज्ञान प्रौद्योगिकी और नवाचार के क्षेत्र के में सहयोग की शुरुआत वह 2014 में इस विषय पर पहले मंत्री स्तरीय बैठक के साथ हुई थी। कह रहे इस बैठक से अनुसंधान परियोजनाओं के हेतु संसाधनों के आदान प्रदान और उपलब्धता के संबंध में काफ़ी महत्वपूर्ण परिणाम प्राप्त हुए थे। कह रहे हैं कि इस क्षेत्र में सहयोग के लिए अब तक 11 कार्यदल स्थापित किए गए हैं जो भिन्न क्षेत्रों जैसे जल संसाधनों के प्रबंधन, जैव प्रौद्योगिकी और जैव चिकित्सा अधिकार में कार्य कर रहे हैं। नेक्स्ट देखते हैं, चीन, जापान समेत 15 देशों द्वारा विश्व के सबसे बड़े व्यापार समझौते पर हस्ताक्षर किए गए। तो देखिए चीन, जापान और 15 देश हैं। तो प्रमुख जो देश हैं आपको देख रहे हैं हाईलाइट किया हुआ चीन और जापान। चीन, जापान और दक्षिण कोरिया समेत एशिया पैसिफिक देशों ने 15 नवंबर 2020 को विश्व के सबसे बड़े क्षेत्रीय फ्री ट्रेड समझौते पर हस्ताक्षर किए। इसमें विश्व की आबादी और ग्रॉस
डोमेस्टिक प्रोडक्ट का एक करीब 1/3 शामिल है। कह रहे हैं 15 देशों से शीर्ष अधिकारी, जिसमें ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड शामिल हैं, और दक्षिण पूर्व एशियाई देशों के 10 सदस्यों ने रीजनल कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप रीसेप पर हस्ताक्षर किए हैं। आपको बताना है कि दोस्तों कि इसमें रीसेप जो है उसका भारत सदस्य है कि नहीं, कमेंट बॉक्स में लिख के बताइएगा। क्या इस समझौते पर करीब 1 दशक बाद हस्ताक्षर किए गए। यह समझौता वियतनाम द्वारा वर्चुअल तौर पर आयोजित 37वें आसियान समिट के आखिरी दिन हुआ। तो आपने देखा होगा उसमें भारत भी शामिल हुआ था आसियान में, लेकिन ये रीसेप है। इसमें कुछ कंडीशन ऐसे हुए थे जिसमें भारत ने इसको नकार दिया था, इसमें सदस्यता इसकी नहीं ली थी। चलिए मैंने बता ही दिया। क्या वियतनाम के प्रधानमंत्री गुएन जुआन फुक ने कहा है कि यह विश्व का सबसे बड़ा मुक्त व्यापार समझौता है, जिससे क्षेत्र में एक नया व्यापार ढांचा बनेगा, व्यापार सुगम हो सकेगा और कोविड-19 से प्रभावित आपूर्ति श्रृंखला को फिर से खड़ा किया जा सकेगा। कह रहा है कि सिंगापुर के व्यापार और उद्योग मंत्री चांग चुंग सिंह ने बताया कि रिसेप को लागू में लाने के लिए न्यूनतम 6 आसियान देशों के साथ 3 गैर आसियान सहायकों की आवश्यकता होती है। साथ ही व्यापार समझौते के तहत 2.2 अरब लोगों और $26.2 ट्रिलियन की संयुक्त जीडीपी कवर होती है। देखिए, भारत को शामिल करने की उम्मीद में बात ही कर रहा था, ये भारतीय समझौते में शामिल नहीं है। देखिए, मैं आपको जो कहा था, भारत पिछले साल समझौते की वार्ताओं से हट गया था, क्योंकि ऐसी आशंका है कि शुल्क समाप्त होने के बाद देश के बाजार आयात से पट जाएंगे, जिससे स्थानीय उत्पादकों को भारी नुकसान होगा। हालांकि अन्य देश के पूर्व में कहते रहे कि आरसीईपी के भारत की भागीदारी के द्वार खुले हुए हैं, यानी कि उन्होंने मना नहीं किया है कि भाई आप नहीं आ सकते, कभी भी आप इसके अंदर आ सकते हैं। तो जो आप रीज़न देख सकते हैं कि रिसेप का जो है, आपसे सवाल पूछेगा कि भारत इसके अंदर शामिल नहीं है और आयात का जो है वो कब ज़्यादा ना हो जाए। तो आजकल आप देख रहे होंगे आत्मनिर्भर भारत की बात चल रही है, एमएसएमई सेक्टर्स को बढ़ाने की बात चल रही है। तो इसको देखते हैं भारत ने इसको कहा कि भाई हम इसमें शामिल नहीं हो सकते, वरना मजबूरी बन जाएगी आपकी। नेक्स्ट जो टॉपिक है वो देखते हैं। सुर सरोवर पक्षी विहार बना रामसर साइट। तो रामसर साइट आपको पता है ये कैसे हुआ, और रामसर साइट का जो है कहाँ से शुरुआत हुई थी आपको बताना है दोस्तों, कौन से देश में इसको शुरुआत किया गया, कौन से देश से। देखिए, आगरा दिल्ली राजमार्ग पर स्थित मशहूर सुर सरोवर झील, जिसे कीथम भी कहते हैं, उसे अंतर्राष्ट्रीय महत्व की आर्द्रभूमि वेटलैंड की सूची में रामसर साइट में जोड़ा गया है। क्या उत्तर प्रदेश की यह 8वीं सबसे आर्द्रभूमि है। इस वेटलैंड साइट को इन यूनेस्को ने 1971 में स्थापित अंतर सरकारी पर्यावरण संधि के जरिए कन्वेंशन के तहत अंतर्राष्ट्रीय महत्व के लिए नामित किया गया है। कह रहा है यह पूरी झील 7.13 वर्ग किलोमीटर के जलग्रहण क्षेत्र में बनाई गई है। इससे 1991 में राज्य वन विभाग ने राष्ट्रीय पक्षी अभयारण्य भी घोषित किया था। कह रहा है कि प्रवासी पक्षियों को आश्रय और प्रजनन वाले यह कृत्रिम झील 106 से अधिक प्रजातियों के पक्षियों का घर है। यह साइट उन पक्षियों की प्रजातियों के लिए महत्वपूर्ण है जो मध्य एशियाई फ्लाईवे पर प्रवास करते हैं, जिसमें 30,000 से अधिक जल पक्षी यहाँ पर आते हैं। तो ये दोस्तों, ये था हमारा आज का जो मेन हमारे करंट अफेयर्स के मुद्दे थे। कुछ करंट अफेयर डाइजेस्ट देखते हैं। क्या प्रसिद्ध बंगाली अभिनेता सौमित्र चटर्जी का 85 साल की उम्र में निधन हो गया। चटर्जी ने अपने करियर की शुरुआत 1959 में फिल्म निर्माता सत्यजीत रे की रिलीज़ हुई फिल्म अपूर्व संसार से की थी। कह रहा है कि बाद में उन्होंने साथ में कई बेहतरीन फिल्मों में अभिनय किया, जिसमें उन्होंने 60 में आई रे की देवी, फिल्म निर्माता अजय कार की प्रणाली और 1970 में आई अरनेर दिन रात्रि शामिल है। तो ये जो दोस्तों चांसेस हैं आपके बीपीएससी में हो या अलग स्टेट के एग्ज़ाम में आने के। नेक्स्ट देखते हैं। हाल ही में 21 वैज्ञानिकों का चयन जीव विज्ञान, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान, गणित, पृथ्वी और इंजीनियरिंग के क्षेत्र में नवीन अनुसंधान विचारों से जुड़े तथा अनुसंधान एवं विकास पर प्रदत्त स्वर्ण जयंती फेलोशिप के लिए किया गया है। कह रहा है कि पुरस्कार के लिए चुने गए वैज्ञानिकों को अनुसंधान योजना में अनुमोदित व्यय के संदर्भ में स्वतंत्रता और लचीलेपन के लिए साथ निर्बाध शोध को आगे बढ़ाने की अनुमति दी जाएगी। कह रहे स्वर्ण जयंती फेलोशिप योजना को सरकार भारत की स्वतंत्रता के 50वें वर्ष के उपलक्ष्य में शुरू किया गया था। कह रहे कि योजना के तहत चयनित वैज्ञानिकों को विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग भारत सरकार द्वारा 25,000 रुपये प्रति माह की फेलोशिप 5 वर्ष तक प्रदान की जाती है। तो आपसे ये सवाल पूछ सकते हैं क्या है, आपको सैलरी के बारे में बता देगा, कितने साल के रहेगा ये बता देगा, पूछ सकता है कि किसके द्वारा शुरू किया गया था,
कब शुरू किया गया था, और या फिर बोलेगा स्वर्ण जयंती जो है ये क्या है। इसके अंदर ये पूछ सकते हैं कि कितने वैज्ञानिकों का चयन जो किया गया है, ये सब आपको याद रखना है दोस्तों। नेक्स्ट जो है हमारा वो है विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO ने 13 नवंबर 2020 को घोषणा की कि वह भारत में पारंपरिक दवाओं के लिए एक वैश्विक केंद्र की स्थापना करेगा। यह घोषणा WHO के महानिदेशक टेड्रोस अधानोम घेब्रेयेसस ने एक कार्यक्रम में वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए की। कह रहे हैं कि भारत ने 13 नवंबर 2020 को चांदपुर के जो नेक्स्ट न्यूज़ आप देख सकते हैं, इसमें पूछ सकता है कि WHO के जो है आपको महानिदेशक कौन है, या कहाँ पे ये अपना जो है पारंपरिक दवाओं के लिए जो है एक केंद्र स्थापित करने जा रहा है। तो अब इसके लिए देख सकते हैं WHO का मुख्यालय दोस्तों कहाँ है, एक बार बताएंगे आप मुझे कमेंट बॉक्स में। भारत ने 13 नवंबर 2020 को चांदीपुर के लॉन्चिंग कॉम्प्लेक्स 3 से क्विक रिएक्शन सर्विस टू एयर मिसाइल का सफल परीक्षण किया। ऑल वेदर और ऑल टेरेन क्विक रिएक्शन सरफेस टू ईयर मिसाइल का यह परीक्षण सफल रहा। इस मिसाइल को ट्रक आधारित लॉन्च यूनिट से हवा में उड़ाया गया। इसने चालक रहित विमान पर सटीक निशाना साधा। तो एक ये भी था। तो दोस्तों हमारा आज का वीडियो इतना ही। आज देख सकते हैं कि BPSC का हमारा जो नया बैच 25 नवंबर से शुरू हो गया है आपको, और ये आप देख सकते हैं कि जो बैच है आपको हिंदी और इंग्लिश में आप देखना चाहते हैं उसके लिए, तो आप हमारे दिए हुए नंबर पे आप इस पर बात कर सकते हैं, ठीक है। तो आप देख लीजिएगा कि अगर आपको इनरोल करवाना हो तो आप हमारे जो एड्रेस पे भी है यहाँ पे हम आ सकते हैं। हमारा कोचिंग खुल रहा है तो आप वहाँ पे भी आ सकते हैं। तो दोस्तों आपको वीडियो कैसे लगी, हमारा आज का करंट अफेयर्स कैसा लगा। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पे पहली बार आ रहे हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा, और PDF चाहिए तो फॉर्म फिल करना ना भूलिएगा। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। आज के लिए बस चलते हैं। जय हिंद।